नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम देखने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडोस्पर्म या भ्रूणपोष क्या है, उसका निर्माण कैसे होता है। ये सब हम एक ही क्लास में देख लेंगे इंडोस्पर्म के बारे में। जो हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, जो निषेचन की पश्च घटना है, उसको हम एक ही क्लास में कवर करेंगे। तो अब हम देखते हैं अपनी एक मिनट। तो हम देखते हैं निषेचन पश्च घटनाएं या संरचनाएं जो भी हैं वो देखते हैं। तो निषेचन पश्च घटना, जैसे नाम से ही पता चलता है कि निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाओं के अंतर्गत जो होता है, निषेचन के बाद युग्मक में अनेक परिवर्तन होते हैं। जैसे हमारा होता है भ्रूणपोष का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, बीजांडों का बीज में परिवर्तन, अंडाशय से फल बना, ये सभी क्रियाएं निषेचन के बाद होती हैं या युग्मक संलयन के बाद होती हैं। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं। जब एक एक करके देखते हैं तो हमारा है पहला भ्रूणपोष। कि भ्रूणपोष क्या है? तो जब भ्रूणपोष के बारे में हम देखते हैं तो निषेचन क्रिया के बाद नर युग्मक जब द्वितीय केंद्रक से संयुग्मित होकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। जैसे मैंने कल की क्लास में बताया था कि जब भ्रूणपोष का निर्माण होता है तो जो हमारा एक नर युग्मक जो हमारा होता है वो अंड कोशिका से मिलकर युग्मनज का निर्माण करता है, लेकिन दूसरा नर युग्मक जो हमारा होता है वो द्विध्रुवीय केंद्रक से मिलकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है। जो हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष है उसका निर्माण करता है, लेकिन यही त्रिगुणित तीव्र विभाजन के साथ ऊतक बनाती। जो ये त्रिगुणित हो जाता है, ये तीव्र विभाजन के साथ एक ऊतक बना लेती है। यह भ्रूणपोष को पोषण प्रदान करता है। यही भ्रूणपोष कहलाता है, जो त्रिगुणित होकर ऊतक बना लेता है। उसी ऊतक को ही हम भ्रूणपोष कहते हैं। और जो भ्रूणपोष होता है वो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो आगे हम देखते हैं कि भ्रूणपोष के प्रकार कितने होते हैं। तो भ्रूणपोष के जो हमारे प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। एक हमारा है केंद्रकीय भ्रूणपोष, दूसरा है कोशिकीय और तीसरा है हेलोबियल भ्रूणपोष। एक एक करके इनके बारे में जब देखते हैं, जो हमारा केंद्रकीय है उसकी संरचना भी यहाँ से देख लेते हैं कि जो केंद्रकीय उसकी अगल बगल या किनारे के साइड पे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। बीच में जो होता है एक रिक्तिका के टाइम या खाली रहता है। जैसे नारियल का देखा, इसमें उदाहरण के तौर पर हम नारियल को लेते हैं कि नारियल बीच में खाली होता है, उस तरह इसमें बीज का निर्माण होता है। जबकि हमारा जो दूसरा है कोशिकीय भ्रूणपोष, ये खाली भी होता है और कहीं कहीं पे भरा भी होता है। ये मतलब पूरे में फैला हुआ होता है, जिसे हम कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। लेकिन जो हमारा हेलोबियल होता है, यह ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, इन दो की तरफ मतलब फैला हुआ होता है। बाकी साइड में कोशिका भित्तियां बना लेता है और बीच में यह भी खाली रहता है। ये हमारा हेलोबियल भ्रूणपोष है। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। केंद्रकीय भ्रूणपोष, जब हम केंद्रकीय भ्रूणपोष के बारे में देखते हैं तो हम देखते हैं कि भ्रूणपोष बार बार विभाजन के बाद भी भित्ति का निर्माण नहीं कर पाते हैं तथा बहुकेंद्रीय संरचना बन जाती है। भित्ति का निर्माण नहीं होता है और बहुकेंद्रीय संरचना लेकिन बीच में एक रिक्तिका बन जाती है। जैसे मैंने भी बताया कि जैसे हमारा उदाहरण में हम नारियल को लेते हैं, तो उदाहरण में नारियल के संबंध की बीच में रिक्तिका या रिक्त स्थान होता है, नाम से ही रिक्तिका का कि रिक्त स्थान इसमें बच जाता है। तथा किनारे की तरफ थोड़ा थोड़ा कोशिका द्रव्य केंद्रक के चारों तरफ एकत्रित हो जाता है। जो कोशिका द्रव्य है हमारा, वो केंद्रक के चारों तरफ एकत्रित हो जाता है और अंत में यह ठोस हो जाता है, क्योंकि भ्रूणपोष भर जाता है। तो इसमें परिपक्वता प्राप्त होते होते इसमें परिधि से केंद्र की ओर या निभाग की तरफ से अथवा अंड द्वार की तरफ से भित्ति का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। प्रत्येक केंद्र के चारों ओर थोड़ा थोड़ा कोशिका द्रव्य एकत्रित, जितने भी केंद्रक होते हैं इसमें सबके आसपास थोड़ा थोड़ा कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाता है, सब भित्ति बन जाती है। मतलब जो बाहरी आवरण होता है वो हमारा बन जाता है। इस प्रकार से अंत में भ्रूणपोष ठोस हो जाता है। जो हमारा भ्रूणपोष होता है वह सबसे लास्ट में ठोस हो जाता है। और इस प्रकार की जो ठोस हो जाता है, तो उदाहरण जैसे हम नारियल को देखते हैं, जिसमें पहले भ्रूणपोष जलीय होता है, बाद में गोला बनने तक यह ठोस हो जाता है। मतलब पहले होता है पूरी तरह से ये जल ही इसके अंदर भरा हुआ होता है, लेकिन जब धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है, अंत में ये किनारे किनारे भित्ति बनाकर मोटा सा हो जाता है और फिर भी बीच में एक रिक्तिका सा स्थान खाली रह जाता है। जो इस प्रकार का हमारा भ्रूणपोष है उसे हम पॉलीपटेली कहते हैं। इस भ्रूणपोष को हम पॉलीपटेली कहते हैं। अब हम देखते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। तो हमारा जो कोशिकीय भ्रूणपोष है, इसके बारे में जब देखते हैं कि भ्रूणपोष के विभाजन के साथ साथ
भित्ति का निर्माण भी होता है और यह शुरू से ही ठोस रहता है, जिसे हम गेमोपेटेली कहते हैं। कोशिकीय भ्रूणपोष जो हमारा होता है वो पूरा भरा हुआ होता है, पूरा ठोस होता है। इसमें कोई रिक्तिका नहीं होती, कोई खाली स्थान नहीं होता है, उसे हम कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। और जो ये पूरी तरह से भरा हुआ भ्रूणपोष है, इसे हम गेमोपेटेली कहते हैं। जैसे हमारा वहाँ था कि पॉलीपेटेली कहते थे, इसे गेमोपेटेली कहते हैं। दूसरा हमारा है हेलोबियल भ्रूणपोष। जब हेलोबियल भ्रूणपोष के बारे में देखते हैं तो यह केंद्रकीय एवं कोशिकीय भ्रूणपोषों के मध्य में स्थित होता है। केंद्रकीय जैसे होता है पूरी तरह से भरा हुआ होता है, और जो हमारा कोशिकीय पूरी तरह से भरा हुआ होता है, ठोस होता है, लेकिन केंद्रकीय बीच में रिक्तिका पाई जाती है और यह मध्य में होता है। इसमें केंद्रक के प्रथम विभाजन के पश्चात अनुप्रस्थ भित्ति बनती है। इसके बाद भ्रूणपोष जो इसके होते हैं, इसके दो प्रकार के, एक अंडद्वारी भ्रूणपोष होता है, दूसरा निभागीय होता है। मतलब एक ऊपर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ हो जाता है, एक नीचे की तरफ हो जाता है, बीच में रिक्त स्थान होता है, खाली होता है, ये भी। तो ये दो प्रकार के होते हैं हमारे। अब आगे हम देख लेते हैं इसके बाद कि बीज के जो प्रकार हैं, तो बीज के जो प्रकार वो दो प्रकार के, एक तो भ्रूणपोषी बीज, दूसरा अभ्रूणपोषी बीज। जो भ्रूणपोषी बीज होते हैं, बीज के अंकुरण के समय, जो हमारे भ्रूणपोषी बीज हैं, ये बीज के अंकुरण के समय प्रचुर मात्रा में भ्रूणपोष पाया जाए और उसमें बीज पत्र पतले हों, तब उस बीज को हम भ्रूणपोषी कहते हैं। जैसे उदाहरण में है हमारा अरंडी या गेहूँ। जो गेहूँ होता है, बोने के बाद जब उसमें पौधा निकल आता है, निकलने के बाद हम देखते हैं कि उसमें बीज रह ही नहीं जाता, पूरी तरह से वह समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो छोटा, उसके अंदर केवल भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए ही उसमें भ्रूण होता है, क्योंकि पौधे को पोषण प्रदान करने के लिए। लेकिन वही जब हम अभ्रूणपोषी के बारे में देखते हैं, हमारा जो है अभ्रूणपोषी, तो जब हम अभ्रूणपोषी के बारे में देखते हैं, बीज के अंकुरण के समय यदि भ्रूणपोष नहीं पाया जाए, अर्थात भ्रूणपोष का संपूर्ण उपयोग भ्रूण के विकास में हो, तो ऐसे बीज के बीज पत्र बहुत मोटे होते हैं, क्योंकि इनमें भोजन संचित होता है। जैसे हमारा चना या मटर, मैंने उल्टा अपोजिट बता दिया है, तो आप लोग समझिए कि अभ्रूणपोषी में होता है कि पूरी तरह से जो उसमें भ्रूण होता है वो उपयोग कर लिया जाता है, जबकि भ्रूणपोषी में पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता, उसमें बच जाता है। तो आगे हम इनके बारे में देख लेते हैं। हमारे भ्रूणपोष के प्रकार हो गए, एक होता है हमारा मीजोजोइक भ्रूणपोष। जो मीजोजोइक भ्रूणपोष होता है, कुछ पादपों में भ्रूणपोष देखने में एक सा नहीं होता, सब में देखे कई पादप होते हैं जिनमें भ्रूणपोष जो हमारा होता है एक ही कलर का होता है, इसमें तो एक जैसा नहीं होता है, अर्थात धब्बेदार होता है। इसमें पीले या सफ़ेद रंग के भाग अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे कुछ पौधों में जैसे शर्करा मंडयुक्त टुकड़े मिलते हैं। जैसे मक्का में देखा तो वो दो रंग का दिखाई देता है, ऊपर का पीला भाग होता है, नीचे का वाइट भाग होता है, दो प्रकार का दिखाई। तो वो मोज़ाइक भ्रूणपोष होते हैं हमारे। जो वो भ्रूणपोष हमारे हैं वो मोज़ाइक भ्रूणपोष हैं। तो आगे हम अब देख लेंगे भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है या भ्रूण का निर्माण कैसे हो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोगैनी और एम्ब्रियोगैनी। तो जब इनके बारे में देखते हैं भ्रूण का परिवर्धन के बारे में, तो युग्मनज विश्राम के पश्चात, जब जैसे बीज बन जाता है हमारा, युग्मनज बीज बन जाता है, बीज बनने के जब विश्राम के बाद नया पौधा बनता है, नया पौधे बनने के बाद उसमें जब फिर से बीज बनना होता है, तो युग्मनज कुछ टाइम के लिए विश्राम करता है। उसके बाद द्विबीजपत्री व एक बीजपत्री पादपों में अलग अलग प्रकार के भ्रूण का परिवर्तन होता है, मतलब ये अलग अलग प्रकार से बनते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास कैसे होता है। जब द्विबीजपत्री हमारे पौधे हैं उसमें विकास कैसे होता है, तो सर्वप्रथम युग्मनज समसूत्री विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। ऊपर आधारीय कोशिका, नीचे अंतिम कोशिका। जो ऊपर होती है हमारी आधारीय कोशिका होती है, नीचे अंतिम कोशिका। अभी हम इसे डायग्राम से भी समझेंगे, पहले थ्योरी में देख लेते हैं। जो ऊपर होती है वो आधारीय कोशिका होती है, नीचे हमारी अंतिम कोशिका होती है। फिर बार बार समसूत्री विभाजन द्वारा 8 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। ऊपर की जो 4 कोशिकाएं होती है सस्पेंसर कहते हैं, नीचे की 4 कोशिकाओं को क्वार्टज कहते हैं या चतुर्थांश कहते हैं। तो अब हम आगे अभी थ्योरी के बारे में देख लेते हैं। जो सस्पेंसर हमारी होती हैं वो स्थायी रहती हैं। जो ऊपर की 4 कोशिकाएं थी जिसे हमने बताया कि सस्पेंसर होती हैं, वो स्थायी रहती हैं तथा क्वार्टज विभाजित होकर अष्टक बनाता है। फिर आगे समसूत्री विभाजन करता है तो गोलाकार भ्रूण बनता है, आगे दोबारा विभाजित होता है तो हृदयाकार भ्रूण का निर्माण करता है। ऊपर की जो 4 कोशिकाएं थी उसे हाइपोथैलेमस, जो कि मूलांकुर का निर्माण करता है। मूलांकुर से जड़ निकलती है,
तो मूलांकुर का निर्माण करता है, तथा नीचे की जो हमारी कोशिकाएं होती हैं एपीबेसल, जो कि प्रांकुर का निर्माण करती हैं। प्रांकुर, जब हम बीज को बोते हैं तो देखते हैं एक साइड से जड़ें निकलती हैं, एक साइड से हमारा ऊपर का पौधा निकलता है। तो ऊपर के पौधे को हम प्रांकुर कहते हैं, लेकिन जब नीचे के पौधे को हम मूलांकुर कहते हैं। तो इनके बारे में हमने देखा, तो आप देख लेते हैं इनके डायग्राम के बारे में। तो जैसे हमारे यहाँ पर देखिए कि 2 मिनट, यहाँ हमारा देखते हैं कि ये हमारा युग्मनज है। युग्मनज से भ्रूण विकास की पूरी प्रक्रिया हमने बताया। तो ये जो हमारा यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा युग्मनज है। युग्मनज से हमारा समसूत्री विभाजन जब करता है तो ये 2 के फॉर्म में टूट जाता है, 2 हो जाती है इसकी कोशिकाएं। तो एक हमारी ऊपर की कोशिका, दूसरी हमारी नीचे की कोशिका। जो ये इसका स्टेज है, इसे हम प्रोभ्रूण अवस्था भी कहते हैं, इस स्टेज को, जिसमें 2 सेल्स का निर्माण होता है। तो ऊपर वाली को हम आधारीय कोशिका, नीचे वाली को अंतिम कोशिका कहते हैं। फिर यह समसूत्री विभाजन करता है, तो बार बार विभाजन करने से ये 4 के भाग में जमता है। तो ऊपर की 4 कोशिकाएं बनती है, नीचे की 4 कोशिकाएं बनती है। जो ऊपर की ये चारों कोशिकाएं हैं, इन्हें हम सस्पेंसर या हॉस्टेरियल सेल या फिर बेसल सेल भी बोलते हैं। जो ये पादपों को होता है कि पोषण प्रदान करती हैं और उन्हें मतलब मजबूती भी देती हैं उन्हें खड़े रहने के लिए। सस्पेंसर कोशिका को खड़े रहने में दृढ़ता प्रदान करता है और पोषण भी प्रदान करता है, जो हमारे सस्पेंसर होते हैं। तो और दूसरे हमारे होते हैं क्वार्टज। क्वार्टज होते हैं सस्पेंसर उतने के उतने ही बने रहते हैं, वो आगे विभाजित नहीं होते हैं। जबकि हमारे जो क्वार्टज होते हैं वो विभाजित होते रहते हैं और विभाजित होने के बाद वह अष्टांग का निर्माण कर लेते हैं नीचे। फिर यह आगे हमारा फिर से समसूत्री विभाजन करते हैं और ये अवस्था, इसे हम गोलाकार भ्रूणावस्था कहते हैं। फिर आगे समसूत्री विभाजन होता है, तब फिर ये नीचे देखिए आप, हृदय के आकार का इस तरह स्टेज आ जाती है, हमारी अवस्था बन जाती है। तो इस अवस्था को हम हृदयाकार अवस्था कहते हैं। फिर आगे जो होता है, यहीं से देखते हैं कि एक बीजपत्री पादपों में जो भ्रूण का निर्माण होता है वो दूसरे प्रकार से होता है, जबकि द्विबीजपत्री में दूसरी प्रकार से होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा द्विबीजपत्री है वह कुछ इस प्रकार से विभाजित होता है कि जैसे हमारी ये संरचना होती है, ये कुछ इस प्रकार से बन जाता है, इस प्रकार से। यहाँ पर हमारे प्रांकुर निकले हुए होते हैं, नहीं ये मूलांकुर हमारे होते हैं जहाँ से जड़ निकलती है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी ये वाला भाग होता है इसे प्रांकुर चोल कहते हैं, जहाँ से ऊपर का पौधा निकलता है। जो यहाँ पर इनका ये वाला भाग होता है, जो यहाँ पर इनका ये वाला भाग है, इसे हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं, लेकिन उसके नीचे वाला जो भाग होता है इसे एपिकोटाइल बोलते हैं, जो कि इसे झुकाव में मदद करता है और या फिर इसे बीज बनने में इसकी बहुत ही हेल्प करता है। तो आगे हम देखते हैं जो हमारा द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण बनने की जो क्रिया है वो यहाँ से कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं कि बीज का विकास कैसे होता है। तो हम बीज के विकास के बारे में जब देखते हैं तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि निषेचन क्रिया के बाद बीजांड में बहुत से परिवर्तन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बीज बनता है। अध्यावरण सूखकर कवच या बीज चोल का निर्माण करता है, लेकिन बाह्य चोल जो हमारा होता है वो सख्त अंतःबीज चोल पतला झिल्ली नुमा होता है। हमने कई बार देखा कि हम मूंगफली खाते हैं, मूंगफली में जो हमारा ऊपर का छिलका होता है तो देखते हैं वो हल्का ब्राउन रंग का होता है, पूरा एकदम ब्राउन ब्राउन होता है। लेकिन उसी जो छिलके को हम अंदर की तरफ से देखते हैं तो वो पीले रंग का होता है। उसमें 2 प्रकार के होते हैं। तो एक जो अंतःचोल होता है वो पतला झिल्ली नुमा होता है, लेकिन जो बाहरी होता है वो सख्त होता है। फिर जो हमारा नाभिका है, नाभिका बीजांड और रैफे निभाग पूर्वव्रत रहते हैं। बीजांड काय अधिकतर समाप्त हो जाता है और परंतु कुछ पौधों में यह परिभ्रूणपोष के रूप में होता है। पाइप, जिसे उदाहरण में हमारा यहाँ है पाइपेशी, ये जो है हमारे ये भ्रूणपोष पाइपरेशी कुल के पौधों के अंतर्गत ये देखा जाता है, जिससे हमारे मूंगफली में है। ये चीज़ें होती हैं कि ऊपर का सख्त होता है, अंदर का नरम होता है, जो कि अंतःचोल से बना पतला झिल्ली नुमा होता है, जबकि बाह्य चोल से बना हुआ सख्त एवं टाइट होता है या फिर तगड़ा होता है। तो वो बनता है। तो हम यहाँ से बीज के विकास के बारे में देख चुके हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे टॉपिक हैं, कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं कि असंग जनन क्या है या असंग जनन के प्रकार कितने हैं, इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में पूछे जाते हैं। तो जो हमारा असंग जनन है, तो असंग जनन है कि बिना निषेचन व बिना अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूण निर्मित हो जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि
बिना निषेचन व बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो जो ये भ्रूण होता है इसे हम असंग जनन भ्रूण कहते हैं, या असंग जनन अवस्था से गुजरा हुआ भ्रूण होता हुआ। तो जो हमारा असंग जनन वो कितने प्रकार से हैं, तो असंग जनन है जो 7 प्रकार के। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा ऐसे ही देख लेते हैं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा, फिर आप लोग लिख सकते हैं, अपने आप से खुद से भी लिख सकते हैं, पेपर में अगर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कभी पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते हैं, या कई बार बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है कि असंग जनन के प्रकार कितने होते हैं या कौन से होते हैं, किस प्रकार होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। हमारा पहला है कि द्विगुणित बीजाणुता। द्विगुणित बीजाणुता जो हमारी है, जब अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से भ्रूणपोष का बनता है। जैसे हमारा असंग जनन में था कि बिना निषेचन व बिना अर्धसूत्री विभाजन के निर्मित होता है, लेकिन द्विगुणित बीजाणुता में है हमारे यहाँ पर बीजाणुता होगा, यहाँ बीजावुता गलत दिखा है, बीजाणुता होगा। तो यह मतलब निषेचन तो होता है इसमें, बट इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, और बिना अर्धसूत्री विभाजन से ही गुरु में बीजाणु मात्र कोशिका जो हमारा मेगा स्पोर मदर सेल थी, या हमारी जो इसे हम बोलते थे, सॉरी इसमें याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, उससे भ्रूण का निर्माण हो जाता है। इसे द्विगुणित अनिषेक जनन भी कहते हैं। जो हमारा द्विगुणित बीजाणुता है इसे द्विगुणित अनिषेक जनन भी कहते हैं। इस प्रकार के बने भ्रूणपोष के सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। जो इसमें जो देखा जाए उदाहरण में, तो देखा जाए तो इसमें टेरेक्सकम है और यूपेटोरियम है। ये जो पौधे होते हैं इनमें द्विगुणित बीजाणुता होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पौधों में नहीं होती, कुछ पौधों में ही ऐसा होता है। और दूसरा हमारा प्रकार है एपोस्पोरी, एक गुणित बीजाणुता। एपोस्पोरी जो हमारा है, या अपबीजाणुता भी इसे कहते हैं। तो जब बीजांडकाय की कोई कोशिका, जो हमारा बीजांडकाय होती है, उसकी कोई कोशिका असामान्य व्यवहार करती है, जो सामान्य नहीं है, सामान्य तौर पर भ्रूण का निर्माण निषेचन के बाद ही होता है, लेकिन जो असामान्य व्यवहार करती है और विभाजित होकर भ्रूणकोष बना लेती है, और इस भ्रूणकोष का अंड जब बिना नर युग्मक के संयुग्मन के भ्रूण बना लेता है, तब इसे हम अपबीजाणु कहते हैं। बिना नरयुग्मक के जो नरयुग्मक हमारा होता है उसके बिना संलयन से ही जब भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम एपोस्पोरी या एक गुणित बीजाणुता कहते हैं। तीसरा हमारा है बीजांडकाय भ्रूण। जब हम बीजांडकाय भ्रूण के बारे में देखते हैं कि तो जो बीजांडकाय हैं इसकी भी जो खोज थी या इसके बारे में जो बताया था वो एवी लुवेनहॉग ने बताया थी। लुवेनहॉग ने 1719 में बताया था कि बहुभ्रूणता क्या होती है। जो हमारा बीजांडकाय भ्रूण है इसे ही हम बहुभ्रूणता भी कहते हैं। तो एक बीज में सामान्यतः एक ही भ्रूण मिलता है एक बीज में, परंतु यदि भ्रूण की संख्या एक से अधिक हो जाए उसे हम बहुभ्रूणता या फिर बीजांडकाय भ्रूण कहते हैं। जैसे ये अक्सर देखा जाता है तो नींबू प्रजातियों में देखा जाता है, जो नींबू होती हैं या फिर आम की प्रजाति जो खट्टे फल होते हैं उनमें देखा जाता है। जैसे कुछ बीजांडकाय कोशिकाएं जो होती हैं वो भ्रूणकोष को घेरे हुए होती हैं, विभाजित होकर भ्रूणकोष के अंदर ही घुस जाते हैं, और जितने घुस जाते हैं उतने ही भ्रूण बन जाते हैं। तो ऐसे जो स्थिति होती है उसे हम बहुभ्रूणता कहते हैं। नाम से ही पता चलता है कि बहुभ्रूणता या बीजांडकाय भ्रूणता। तो जो ऐसे एग्जाम्पल इसमें देखते हैं तो आम की प्रजातियां हैं, और जो सीटूस हैं या मतलब खट्टे फल जितने भी हैं उनकी प्रजातियों में ऐसा देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं अनिषेक जनन, या फिर हमारा है असली वंशावृद्धि। तो इसमें हम जब देखते हैं तो अनिषेचित अंड कोशिका से भ्रूण बनता है। जो बिना निषेचन अंड कोशिका से भ्रूण बन जाता है। तो हमारा यहाँ से होता है अनिषेक जनन। फिर हम देखते हैं एपोगैमी। एपोगैमी जो इसमें सहायक कोशिका या प्रति या एंटीपोडल कोशिका जो होती है, सिनर्जिट कोशिका या एंटीपोडल कोशिका, इनसे मिलकर बना हुआ भ्रूण एपोगैमी कहलाता है, या फिर अपयुग्मनज कहलाता है। पुनरावर्ती असंग जनन। जो पुनरावर्ती असंग जनन है, भ्रूणकोष 2n बनना चाहिए। जो हमारा भ्रूणकोष होता है वह 2n बनना चाहिए, सिंगल नहीं होगा, द्विगुणित केंद्रक बनेगा। फिर अपुनवर्ती करते हैं। अपुनवर्ती में भ्रूण n होता है, मतलब एक देखा जाए तो एक केंद्रकीय भ्रूण का निर्माण होता है अपुनवर्ती में। तो आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा और भी जो हमारे टॉपिक बचे हुए हैं छोटे छोटे, कि भ्रूण और भ्रूणपोष में अंतर। पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि भ्रूण और भ्रूणपोष में अंतर बताइए। ये अक्सर 60 क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। भ्रूण जो हमारा होता है
भ्रूण नए पौधे का जन्मदाता होता है। भ्रूण से नए पौधे का जन्म होता है। लेकिन जो भ्रूणपोष होता है, तो भ्रूणपोष जो हमारा बढ़ने वाले भ्रूण को केवल पोषण प्रदान करता है। जो उसके अंदर भरा हुआ मंड होता है, उसी को हम भ्रूणपोष कहते हैं। यह जो बढ़ते हुए पादप को पोषण प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट हमारा, पोषण की अनुपस्थिति में भ्रूण मर जाता है। अगर भ्रूणपोष की अनुपस्थिति है, अगर भ्रूण में भ्रूणपोष उपस्थित नहीं है, तो भ्रूण मर जाएगा, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है भ्रूणपोष के बिना। जो हमारा भ्रूण है, भ्रूण की अनुपस्थिति में भ्रूणपोष नहीं मरता है। अगर भ्रूण नहीं है तो भ्रूणपोष नहीं मरता है, लेकिन अगर भ्रूणपोष नहीं तो भ्रूण मर जाता है। भ्रूण निषेचित अंड से बनता है। जो हमारा भ्रूण होता है वो निषेचित अंड से बनता है, लेकिन हमारा भ्रूणपोष जो है केंद्रक के त्रिसंलयन के बाद मिलता है। जो हमारी दो ध्रुवीय केंद्रक थे, उससे एक दूसरा नर युग्म मिलता है, और नर युग्म मिलने के बाद ही भ्रूणपोष का जो त्रिसंलयन होता है, उससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। बीज का अंकुरण होता है, भ्रूणपोष अंकुरित नहीं होता है। यहाँ पर हमारा भ्रूण जो है वो बीज का अंकुरण करता है, भ्रूणपोष अंकुरित नहीं होता है। बीज में भ्रूण पाया जाता है केवल। दूसरा हमारा भ्रूणपोष, केवल भ्रूणपोषी बीजों में ही भ्रूणपोष मिलता है, अन्यथा यह बीज बनने के साथ साथ समाप्त हो जाता है। इनमें से बीजपत्र, मूलांकुर तथा प्रांकुर बनते हैं। ऐसी कोई संरचना इसमें नहीं पाई जाती। जो हमारा भ्रूणपोष होता है उसमें कोई ऐसी संरचना नहीं पाई, जबकि भ्रूण में मूलांकुर और प्रांकुर बनने की संरचना पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा जो होता है एंडोस्पर्म का जो टॉपिक होता है हमारा, वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज से हमारा जो एंडोस्पर्म का टॉपिक के साथ साथ हमारा चैप्टर भी एंड हो जाता है। तो हम अगले वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चन लगाएंगे इस चैप्टर के। तो हम देख लेते हैं कि जो बहुविकल्पी पूछे जाते, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चनों के बारे में हम देख लेंगे। तो हमारा आज से ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ, जो कि हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। तो आप लोगों को वीडियो हमारी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे कमेंट में भी बताएं। और तो थैंक यू फ्रेंड्स।